हेलो गाइस, मैं साजिदा अंसारी और आप सबका स्वागत करती हूँ ऑनलाइन स्टडी विद एसए में। आज की जो हमारी बुक का नाम है वो है MPS 004 तुलनात्मक राजनीति, इग्नू यूनिवर्सिटी। हाँ, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तुलनात्मक राजनीति क्या है और इसका क्रमविध विकास का संक्षिप्त में विश्लेषण करें। सबसे पहले यहाँ हम तुलनात्मक राजनीति के अर्थ को बताएंगे। आइए देखते हैं। किसी एक राजनीतिक व्यवस्था की अन्य राजनीतिक व्यवस्थाओं से तुलना करने के तरीके को हम तुलनात्मक पद्धति कहते हैं। यानी एक देश की जो किसी भी राजनीतिक देश की जो व्यवस्था होती है उसकी अन्य देशों की राजनीतिक व्यवस्था के साथ तुलना करने के तरीके को ही तुलनात्मक राजनीति कहते हैं। इसी प्रकार तुलनात्मक राजनीति का अर्थ विभिन्न देशों की शासन व्यवस्था की आपस में तुलना करना, मतलब एक देश की जो शासन व्यवस्था है और अन्य देश की जो शासन व्यवस्था है उसकी आपस में तुलना करने के तरीके को ही तुलनात्मक पद्धति कहते हैं। अगर हम संक्षेप में समझें तो एक राजनीतिक व्यवस्था की अन्य राजनीतिक व्यवस्थाओं से तुलना करने के तरीके को तुलनात्मक पद्धति कहते हैं और इसके अंतर्गत विभिन्न चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। यानी इसके अंतर्गत अन्य चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, जैसे राज्यों के कार्यों का अध्ययन किया जाता है, राज्यों के संगठन का अध्ययन किया जाता है, राज्यों की नीतियों का अध्ययन किया जाता है और इसके अंतर्गत राज्यों की नीतियों के अंतर्गत संस्थाओं, राजनीतिक दलों का भी अध्ययन किया जाता है, दबाव समूह आदि का अध्ययन करते हैं। तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक विज्ञान की एक शाखा है जो तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है। और एक देश की अलग अलग समय की राजनीति की तुलना की जाती है और देखा जाता है कि इसमें क्या समानता है और क्या अंतर है। मतलब जो एक देश है उसकी अलग अलग समय की राजनीति की तुलना की जाती है, देखा जाता है, उसमें ये देखा जाता है कि इसमें क्या समानता है, पहले इसमें क्या समानता थी और अभी क्या उसमें समानता है, और उनके आपस में समानता और अंतर को देखा जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि विभिन्न देशों की शासन व्यवस्था की आपस में तुलना करना, जो जितने भी देश होते हैं उनकी जो शासन व्यवस्था होती है उनकी आपस में तुलना करना। इसकी कुछ परिभाषाएं हैं जो इस प्रकार हैं। जिन वेलन के अनुसार राजनीति वर्तमान विश्व में विभिन्न सरकारों का अध्ययन है और उसमें इसने 3 बातों को महत्वपूर्ण माना है। उसमें पहली बात यह है कि विभिन्न देशों की विधानपालिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का अध्ययन, राजनीतिक आचरण, राजनीतिक दल, दबाव समूह, चुनाव प्रणाली, कानून का अध्ययन। दूसरी परिभाषा इस प्रकार है। RC मैक्रेडाइज के अनुसार हेरोडोटस तथा अरस्तु के समय से ही राजनीतिक मूल्यों, विश्वासों, संस्थाओं, सरकारों तथा राजनीतिक व्यवस्थाओं में विविधताएं जीवित रही हैं और इन विविधताओं में समान तत्वों की छानबीन करने के प्रयास को तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण कहा जाता है। और अब हम तुलनात्मक राजनीति के विकास की बात करेंगे कि तुलनात्मक राजनीति का विकास किस प्रकार हुआ है। तुलनात्मक राजनीति केवल आधुनिक युग की देन नहीं है बल्कि इसका अपना एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। मतलब तुलनात्मक राजनीति को आधुनिक युग मतलब आज की देन नहीं है बल्कि इसका अपना एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, लंबे समय से चली आ रही है। तुलनात्मक राजनीति के विकास की गाथा विद्वान अरस्तु से आरंभ होती है। यानी तुलनात्मक राजनीति का जो विकास हुआ है वो अरस्तु से आरंभ हुआ है, क्योंकि अरस्तु ने ही सबसे पहले 158 देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया था और उसके बाद राज्य संबंधी सिद्धांतों की नींव रखी थी। अरस्तु के बाद अनेक विचारकों ने ये सोचा कि कौन सी शासन व्यवस्था किस समाज के लिए ज़्यादा बेहतर हो सकती है और उनकी इस बात में तुलनात्मक शब्द का समावेश होता है। अरस्तु के बाद मैकियावेली, मोंटेस्क्यू, मार्क्स आदि विद्वानों ने तुलनात्मक विश्लेषण का विकास करके तुलनात्मक राजनीति का विकास किया। अरस्तु के बाद और भी अनेक विचारक आए, मोंटेस्क्यू, मार्क्स, मैकियावेली आदि ने भी इसको और आगे बढ़ाया। इस तरह लंबे विकास के दौर से गुजरती हुई तुलनात्मक राजनीति अपनी वर्तमान अवस्था तक पहुँच पाई है। तुलनात्मक राजनीति में अनेक उतार चढ़ाव आए और आज यह एक स्वतंत्र विषय के रूप में हमारे सामने है। अरस्तु से लेकर वर्तमान अवस्था तक तुलनात्मक राजनीति के विकास का अध्ययन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध तक तुलनात्मक राजनीति का विकास, यानी द्वितीय विश्व युद्ध तक तुलनात्मक राजनीति का विकास किस प्रकार हुआ है। सबसे पहले हम यहाँ पर अरस्तु के योगदान की बात करेंगे। तो अरस्तु को तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत दृष्टिकोण का जनक माना जाता है, क्योंकि अरस्तु ने ही सबसे पहले 158 देशों के संविधानों की तुलना की थी और उसमें
उसने सबसे अच्छी और सबसे बुरी शासन प्रणाली पर अपने विचार दिए थे। तो कहने का मतलब ये है कि अरस्तु को ही तुलनात्मक राजनीति का जनक माना जाता है, क्योंकि उसने ही 158 देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया था और उसने सबसे अच्छी और सबसे बुरी शासन व्यवस्था पर अपने विचार दिए थे। अरस्तु ने अपनी एक पुस्तक भी लिखी थी, पॉलिटिक्स, और उसमें राजनीतिक अध्ययन पद्धति से संबंधित कई प्रश्न उठाए थे और उनके समाधान भी प्रस्तुत किए थे। अरस्तु ने कौन सी एक पुस्तक लिखी थी? पॉलिटिक्स, याद रखना। अरस्तु ने ही राजनीतिक शास्त्र को अन्य शास्त्रों से अलग कर एक स्वतंत्र शास्त्र बनाया। इसी कारण अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक भी कहते हैं, क्योंकि अरस्तु एकमात्र ऐसे विचारक थे जिन्होंने उसे एक स्वतंत्र विषय बनाया। इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं कि अरस्तु ने तुलनात्मक पद्धति का विकास किया और उसके द्वारा प्रतिपादित तुलनात्मक पद्धति आज भी तुलनात्मक अध्ययन का आधार मानी जाती है। इसमें हम यहाँ 2 टॉपिक पे बात कर सकते हैं। अगर इसमें टिप्पणी में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि अरस्तु का योगदान बताइए, तुलनात्मक राजनीति में अरस्तु का योगदान बताइए, तो आप ये सारी चीज़ें इसमें लिख सकते हैं। अरस्तु के योगदान। आधुनिक काल में तुलनात्मक राजनीति का आरंभ पुनर्जागरण काल से माना जाता है। मैकियावेली ने अपनी एक पुस्तक लिखी, प्रिंस, जिसमें तुलनात्मक अध्ययन की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। मैकियावेली ने राज्य कला, शासन कला के अध्ययन पर बल दिया और राजनीतिक पद्धति के अनुभववाद व इतिहासवाद का समन्वय किया। इसी क्रम में अगला नाम मोंटेस्क्यू का आता है। मोंटेस्क्यू अनुभूतिमूलक दृष्टिकोण और ऐतिहासिक पद्धति को अपनाया। परंपरावादी राजनीति शास्त्र के अंतर्गत विदेशी संविधानों का अध्ययन अथवा विदेशी सरकारों का अध्ययन जैसे विषयों पर बल दिया। इसका अध्ययन क्षेत्र अत्यंत संकुचित था। इसमें केवल पश्चिम यूरोप या यूं कहे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड इत्यादि देशों की राजनीतिक संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। इसकी अध्ययन शाखा के अधिकांश विद्वानों की एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे देशों में कोई रुचि नहीं थी। इसके अंतर्गत मूल्यों पर बल दिया गया, गतिशील तत्वों की उपेक्षा की गई। मतलब इसमें जो होता है, लैटिन अमेरिका जैसे जो पिछड़े देश में उसमें उन लोगों की उसमें कोई रुचि नहीं थी। इसके अध्ययन शाखा के जो विद्वान थे उन लोगों की लैटिन अमेरिका जैसे देशों में कोई रुचि नहीं थी। इसके अंतर्गत मूल्यों पर अधिक बल दिया गया एवं राजनीतिक व्यवस्था के औपचारिक एवं व्यवहारिक तत्वों जैसे दबाव समूह, जनमत एवं राजनीतिक व्यवहार जैसे गतिशील तत्वों की उपेक्षा की गई। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, लैटिन अमेरिका जैसे देशों में कोई रुचि नहीं थी, मूल्यों पर अधिक बल दिया गया, औपचारिक तत्वों तथा गतिशील तत्वों की उपेक्षा की गई और इसकी अध्ययन शैली वर्णनात्मक तथा संवैधानिक रही। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उपनिवेशवाद का अंत हो गया एवं तुलनात्मक राजनीति में एक निश्चित मोड़ आया। अब यह अनुशासित, व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक बना और अब इसमें गैर पाश्चात्य एवं विकासशील व्यवस्थाओं को भी अध्ययन किया जाता। पहले इसमें लैटिन अमेरिका जैसे देशों का अध्ययन नहीं किया जाता था, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसमें अनुशासित, व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक सटीकता का समावेश हुआ। गैर पाश्चात्य देशों का भी इसमें अध्ययन किया जाने लगा और इसमें वैज्ञानिक सटीकता का समावेश हुआ एवं राजनीति के व्यापक परिवेश के प्रति चिंता बढ़ी एवं नवीन अध्ययन पद्धति अपनाई जाने लगी। अब संपूर्ण विश्व की राजनीतिक व्यवस्थाओं, राजनीतिक संरचनाओं एवं राजनीतिक व्यवहारों की व्यापक परिवेश में तुलनाएं होने लगी। मतलब अब संपूर्ण विश्व की हर चीज़ की तुलनाएं होने लगी। अब संकुचित नहीं रहा, यह व्यापक रूप में हो गया था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।